हेलो फ्रेंड्स, बीबीजी एजुकेशनल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित बिंजवा आज आपके लिए लेकर आया हूँ राष्ट्रीय हरित अधिकरण। हम पढ़ेंगे आज राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है, जो पर्यावरण है ना, हमारे पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर कार्य करता है। ठीक है, इसे सरकार, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया। इसके बारे में बहुत सारे प्रावधान है जो हम देखते हैं आगे के लेक्चर में। चलते हैं हम हमारे लेक्चर की तरफ। देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो किसके लिए कार्य करता है? पर्यावरण, है ना, हमारा जो पर्यावरण है उसके लिए कार्य करता है। और पर्यावरण से संबंधित जितने प्रावधान किए गए हैं वो इसके अंतर्गत किए गए हैं, है ना। पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण से संबंधित है। दिल्ली में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, है ना, पुराने वाहनों पर, वो भी किसके द्वारा लगाए गए? राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा लगाए गए। अब यदि हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है ना, गठन, संरचना और बाकी सब चीजें, है ना। सबसे पहले अभी तक के हम सभी आयोगों में देखते आए हैं, वो सभी क्या है? सांविधिक निकाय है। कैसे निकाय है? सभी सांविधिक निकाय है ना। मतलब ऐसे निकाय जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? विधि द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसे सभी निकाय जो विधि द्वारा स्थापित होते हैं। अब विधि जो बनाई गई वो कौन सी थी? राष्ट्रीय हरित हरित अधिकरण, है ना, अधिकरण अधिनियम। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा इसे स्थापित किया गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा किसे लाया गया? हमारे हरित अधिकरण के को लाया गया, है ना। गठन की बात करते, है ना, इसके गठन की बात करते ही यदि गठन की बात करें तो गठन कब किया गया? 18 अक्टूबर 2010 को इसका प्रथम गठन किया गया, है ना, प्रथम गठन किया गया। अब देखिए, इसका संबंध संविधान से तो होगा, है ना। इसका संबंध किससे होगा? संविधान से इसका संबंध होगा। और संविधान का सीधे रूप से इसका संबंध है अनुच्छेद 21 से। किससे? अनुच्छेद 21 से इसका संबंध है। अनुच्छेद 21 से संबंध होने का मतलब यह है कि ये जीवन जीने का अधिकार इसमें प्रदान किया गया है। जीवन जीने का अधिकार मतलब आपको एक स्वच्छ वातावरण, है ना, पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, ठीक है, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त, तो आपको जीवन जीने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसके लिए प्रावधान किए गए। ठीक है, यदि हम आगे की बात करें तो ये बहुत ही प्रमुख आयोग है ना। इसको हाई कोर्ट के समान दर्जा, है ना, हाई कोर्ट के समान दर्जा प्रदान किया गया है ना। मतलब ये जो कार्यवाही करेगा वो किसके समान होगी? हाई कोर्ट के समान होगी। मतलब जो भी ये निर्णय प्रस्तुत करता है वो हाई कोर्ट के समान होंगे। जो भी ये डिसीजन देता है उनका पालन हाई कोर्ट के डिसीजन के समान ही किया जाना आवश्यक होगा, है ना। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, है ना, इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसके अन्य कार्यालय भी है ना, अन्य स्थानीय कार्यालय भी है जहां पर स्थानीय स्तर पर ये क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, स्थानीय स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष की बात करें, है ना, अध्यक्ष की बात कर तो प्रथम अध्यक्ष देख लीजिए, है ना। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें, लोकेश्वर सिंह पंटा। कौन है? लोकेश्वर सिंह, ये है पंटा। पंत भी आता है कहीं पर और पंटा भी आता है। लोकेश्वर सिंह पंटा या लोकेश्वर सिंह पंत, है ना। अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान, है ना, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ए गोयल। ए गोयल इसके क्या है? वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, तो ये इसकी एक संरचना के बारे में था। ठीक है, तो इन सभी के आप एकदम प्रॉपर नोट्स बनाते चले जैसे मैं बता रहा हूं। उसके अलावा आपको ज्यादातर चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम इसके कुछ विशिष्ट कार्य की तरफ चलते हैं कि अब ये जो बनाया गया है वो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए ही बनाया गया है। तो विशिष्ट कार्य मतलब कैसे? विशिष्ट कार्य, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं विशिष्ट कार्य मतलब पर्यावरण का बचाव, है ना, पर्यावरण बचाओ। अभी तक के किसी भी जो सेक्शन है या तो कोई से भी अधिनियम है उसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कोई मुद्दा नहीं दिया। पर्यावरण, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सभी प्रकार के प्रदूषण,
है ना, सभी प्रकार के प्रदूषण से क्या करेगा, ये बचाव करेगा। तो ये क्षेत्र हमको जान लेना जरूरी है ना, कि पर्यावरण के बचाव से संबंधित कौन सा अधिकरण कार्य करता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण हमारा कार्य करता है। ठीक है, उसके अलावा वन संरक्षण, है ना, वन संरक्षण, ठीक है, वनों का संरक्षण करना, किस स्थान पे कितने वन है, क्योंकि यदि वन काटे गए तो प्रदूषण अपने आप ही फैलेगा। ठीक है, मृदा प्रदूषण भी होगा, वहां पर मृदा का कटाव भी होगा, वहां पर पर्यावरण प्रदूषण होगा, वहां के जीव जंतु क्या होंगे, दूसरी जगह पलायन करने लगेंगे। इसलिए वन संरक्षण का भी कार्य इसी का ही है ना। संसाधनों का संरक्षण, अब ये कौन से, यदि पर्यावरण से संबंधित है तो कौन से संसाधनों का संरक्षण करेगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेगा, है ना। अब ये अन्य कानूनों के अंतर्गत भी कार्य करता है, कानूनों का प्रवर्तन, है ना, अन्य कानूनों का प्रवर्तन मतलब दूसरे कानूनों को भी यहां पर लागू किया जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि और कौन कौन से कानून इसके अंतर्गत क्या किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, और इसके अंतर्गत कार्य करता है ये। ठीक है, और कार्य देखते हैं, है ना। देखो यहां पर एक चीज और याद ध्यान रखने जाने की, संपत्ति और मानव, संपत्ति और मानव को जब भी पर्यावरण से कोई भी नुकसान पहुंचता है ना, संपत्ति को या मानव को पर्यावरण से कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई भी ये करता है, उसकी भरपाई भी ये करता है, और फंड प्रोवाइड करता है, जुर्माने भी लगाता है, खैर, है ना। लेकिन ये क्या करता है, यदि उनसे पर्यावरण से कोई हानि होती है तो उसके संबंध में भी कार्य ये करता है ना, है ना। प्रावधानों का निपटान, है ना, प्रावधानों को निपटान कौन करता है, यही अधिकरण करता है जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं। जैसे दिल्ली में प्रदूषण की बात करें हम, पूरे भारत में प्रदूषण की बात करें, हर क्षेत्र में प्रदूषण की बात करें, तो कौन संबंधित होगा, हमारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण इससे संबंधित होगा। ये इसके विशिष्ट कार्य होते हैं। ठीक है, अब यदि हम इसके कार्यालय के बारे में बात करें, एनजीटी के कुछ कार्यालय हैं, है ना। जैसे हमने दिल्ली में हेडक्वार्टर तो देखा, है ना, हेड ऑफिस कहां पर है, दिल्ली में। और अन्य कार्यालय की हम बात करें, है ना, तो अन्य कार्यालय मुख्य रूप से हमारा कहां पर है, भोपाल में, है ना। एक कार्यालय भोपाल में है ना, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है चेन्नई, है ना, चौथा है पुणे में। ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अन्य क्षेत्रीय कार्यालय है जो इसके अंतर्गत कार्य करते हैं, किसके अंतर्गत, एनजीटी के अंतर्गत, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और याद रखें, देखो ऐसा जो पर्यावरण से संबंधित है ना, पर्यावरण से संबंधित अधिनियम, है ना, पर्यावरण से संबंधित अधिनियम लाने वाला भारत तीसरा देश है। पर्यावरण से संबंधित अधिनियम लाने वाला भारत तीसरा देश है। सबसे पहले कौन ला चुका है, ऑस्ट्रेलिया ला चुका है ना। दूसरा कौन ला चुका है, न्यूजीलैंड ला चुका है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, और तीसरे नंबर पर क्या है, इंडिया, है ना। भारत तीसरा देश है जो पर्यावरण से संबंधित जैसे मुद्दे पर क्या ला चुका है, एक विशेष कानून ला चुका है। ठीक है, यदि यहां पर हम विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों में भारत प्रथम, विकासशील देशों में भारत प्रथम है जो ऐसे संबंधित ऐसा कानून लेके आ चुका है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है ना। इसका उद्देश्य क्या है, यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें, है ना, तो उद्देश्य सिंपल से एक दिखाई दे रहा है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है ना। तो पर्यावरण मुद्दों को, है ना, तेजी से निपटान करना, पर्यावरणीय मुद्दों का तेजी से निपटान करना। जितनी जल्दी तेजी से निपटान करेगा उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं खत्म होगी। दूसरा, है ना, अदालतों पर दबाव कम होगा, अदालतों पर क्या हो जाएगा, दबाव यहां पर कम पड़ेगा। ठीक है, इस संबंधित यदि अदालतों पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि साधारण जो केस होंगे, जितने भी साधारण केस है ना, वो भी अदालतों में चल रहे होते, है ना। और यदि पर्यावरण से संबंधित सब केस भी क्या होंगे, न्यायालय में चलेंगे, तो वहां पर कार्रवाई में क्या होगा, डिले होगा, है ना, न्याय क्या मिलेगा, लेट मिलेगा, और ये सभी चीजें इसके अंतर्गत होगी। ठीक है,
अब एक प्रावधान और जान ले, है ना, ये 6 माह के अंतर्गत, है ना, इसके लिए प्रावधान किया गया है कि 6 माह के अंतर्गत क्या कर देगा, ये मामलों का निपटान करेगा। पर्यावरण से संबंधित जो मामले हैं उनका निपटान 6 माह के अंतर्गत इसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब पहले हमने बता दिया एक चीज और, इसको हाई कोर्ट के समान दर्जा, है ना, हाई कोर्ट के समान दर्जा प्रदान किया हुआ है ना, हाई कोर्ट के समान दर्जा प्रदान किया है। मतलब क्या हुआ, जो भी कार्रवाई का संचालन करेगा वो किसके आदेश के समान होगी, हाई कोर्ट के आदेश के समान होगी, और उसका पालन किया जाना क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्यों को लेकर ये क्या करता है, कार्य करता है। कौन, हमारा एनजीटी, हमारा एनजीटी इन उद्देश्यों को लेकर कार्य करता है। सबसे पहले होता है पर्यावरणीय मुद्दों को तेजी से निपटाना है ना, अदालतों पर दबाव कम करना है, 6 माह के अंतर्गत जल्दी से इन मामलों का निपटान करना है। ठीक है, और हाईकोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है, इसलिए इसके जितनी भी बातें बोली जाएगी उनका क्रियान्वयन बहुत तेजी से होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम एनजीटी की संरचना की तरफ। एनजीटी की संरचना की यदि हम बात करें, ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएंगे, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कुछ सदस्य शामिल होते हैं। सबसे पहला होता है अध्यक्ष, है ना, एक अध्यक्ष होगा, है ना, एक अध्यक्ष होगा, एक प्रमुख व्यक्ति होगा, है ना, जिसे अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर सदस्य हो, है ना, सदस्य की बात करते तो सदस्य भी यहाँ पर 2 प्रकार के होंगे। सबसे पहला होगा न्यायिक सदस्य, है ना, और दूसरा होगा विशेषज्ञ। पहला सदस्य होगा न्यायिक सदस्य और दूसरे होंगे विशेषज्ञ सदस्य, जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञता रखते हैं। न्यायिक सदस्य मतलब न्यायालय से संबंधित, है ना, विशेषज्ञ होगा, है ना, एक सदस्य होगा जो क्या होगा, पर्यावरण से संबंधित जितने भी अधिनियम है, नियम, कायदे, कानून जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, अन्य जगह दिए गए हैं, उनसे संबंधित सभी प्रावधानों के बारे में उसे जानकारी होगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक प्रावधान है ना, सबसे पहले हम किसकी बात करें, न्यायिक सदस्य। न्यायिक सदस्य की बात करें तो न्यायिक सदस्य हमारे कितने होने चाहिए, कम से कम, है ना, कम से कम जो न्यायिक सदस्य है वो 10 तो होने ही चाहिए। कम से कम 10 न्यायिक सदस्य इसके अंतर्गत शामिल होंगे। और यदि विशेषज्ञ सदस्य की बात करें तो ये 20 विशेषज्ञ सदस्य इसके अंतर्गत शामिल होने चाहिए, क्योंकि अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी है और उसके अंतर्गत भी ये व्यक्ति कार्य करेंगे, है ना, अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी है, उनके अंतर्गत ही ये सभी कार्य करेंगे। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर 10 न्यायिक सदस्य होंगे और 20 लगभग, कम से कम कितने भी हो सकते हैं, मतलब अब हम इसमें एकदम फिक्स नहीं बता सकते कि इतने ही सदस्य है। मतलब इसके अंदर लगभग अधिकांश 30 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष होगा, अधिकांश 30 सदस्य और एक अध्यक्ष होगा। मतलब अधिकतम संख्या कितनी हो गई, 31 इसके अंदर सदस्यों की संख्या हो सकती है ना, जो इसमें सदस्य शामिल होंगे। आगे चलते हैं, है ना, कार्यकाल और पदमुक्ति के बारे में हम बात करते। ठीक है, अब इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ना, यदि हम बात करते हैं कार्यकाल, है ना, तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है। ठीक है, और ये वापस से पद पर, है ना, पद पर वापस नहीं आ सकते। पद पर वापस क्या हो सकता है, नहीं आ सकते। केवल 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म और क्या हो जाएंगे, ये पद मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अन्य जगह पर भी नियुक्ति क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। अन्य जगह पर भी इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकेगी, है ना, अन्य जगह पर भी पुनर्नियुक्ति के लिए ये योग्य नहीं होंगे। ठीक है, और अन्य जगह पर भी क्या हो जाएगा, इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। ठीक है, तो ये दोनों तीनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात ही क्या किया जा सकता है, सबसे पहला परामर्श लिया जाएगा किसके से, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। किसके द्वारा, केंद्र सरकार, है ना, नियुक्त कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से नियुक्ति मतलब परामर्श लेगा और उसके बाद केंद्र सरकार क्या करेगा, यहाँ पर नियुक्त करे। जनरली जहां पर भी न्यायालय से, जब भी मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय से वहां पर
परामर्श लिया जाता है तो वहां पर लगभग मान्य ही होता है ना। इसे माने या माने ना माने ऐसी तो स्थिति नहीं होती है ना इनके बीच में। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा इन्हें क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की चयन समिति बनाई जाती है। ठीक है, और यदि हम विशेषज्ञ की बात करें, है ना, विशेषज्ञ की बात करें तो विशेषज्ञ के लिए चयन समिति, है ना, यहां पर कौन कार्य करेगा, चयन समिति कार्य करेगी, और यही चयन करेगी किसका, ये सदस्य का, कौन सा, न्यायिक, है ना, न्यायिक सदस्य की और विशेषज्ञ सदस्य की, दोनों की नियुक्ति कौन करेगा, हमारी चयन समिति करेगी। और ये चयन समिति किसकी होगी, केंद्र सरकार की चयन समिति होगी जो इसके लिए कार्य करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं वेतन भत्ते, है ना। वेतन भत्ते सिंपल, यदि केंद्र सरकार कर रहा है तो वेतन भत्तों के बारे में यदि जानकारी निकलती है तो केंद्र सरकार, है ना, केंद्र सरकार ही इन्हें वेतन भत्ते देगी। और सेवा शर्तें, सेवा शर्तें भी कौन निर्धारित करेगी, केंद्र सरकार। सेवा शर्तें मतलब क्या हुआ कि किस प्रकार से सेवानिवृत्त होंगे, किस प्रकार से पद पर रहेंगे और कौन कौन से कार्य करेंगे जो केंद्र सरकार इन्हें कार्य दे, है ना। ये खुद से भी कार्य कर सकते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि इन्हें हाई कोर्ट की शक्ति दी हुई गई है ना, सेवा शर्तें, है ना। तो सेवा की शर्त यह है कि हाई कोर्ट के रूप में ये कार्य करेंगे, जैसा हाई कोर्ट में काम चलता है वैसा, और पूरे प्रावधान इनके उसी के समान होंगे, इनके द्वारा दिए गए निर्णय एक हाई कोर्ट की तरह ही मान्य होंगे। ठीक है, और हमेशा एक और पॉइंट आता है अलाभकारी, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाने का सेंस अर्थात है कि कोई सा भी, यदि उन्हें 25,000 की सैलरी पर रखा हुआ है तो 25,000 की सैलरी उनके पद पर रहने तक, उनके आखिरी तक ही सैलरी वही रहेगी। ठीक है, यदि सैलरी वापस कम करनी है तो क्या हो सकता है, वो अगले कार्यकाल पर जो व्यक्ति आए उनकी सैलरी कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे प्रमुख चीज यहां पर आ जाती है आयोग के कार्य, है ना, आयोग के कार्य। ठीक है, तो आयोग के कार्यों को हम यहाँ पर देखते हैं। बहुत ही साधारण से कार्य आपको जनरली याद हो जाएंगे, है ना। जितने भी क्या आते हैं मुद्दे, है ना, किससे संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे आते हैं उनका प्रभावी, है ना, उनका प्रभावी और जल्दी कैसे करना, प्रभावी क्रियान्वयन करना और जल्दी क्रियान्वयन करना। मतलब जिससे क्या करे, क्रियान्वयन भी करना और निराकरण भी करना। देखिए, क्रियान्वयन और निराकरण मतलब उनमें उनके मतलब जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व करना। ठीक है, और उनका निराकरण करना जिससे क्या हो, है ना, यदि प्रदूषण फैल रहा है तो प्रदूषण से संबंधित रोग लोगों को कम हो, उनसे संबंधित बीमारी लोगों को कम हो, है ना। तो पहला, उससे संबंधित मुद्दों का जल्दी निराकरण करना, है ना। दूसरा प्रमुख कार्य हो जाता है जंगलों की सुरक्षा करना, है ना। जंगलों की सुरक्षा करना मतलब जंगलों में हो सकता है कि आग लग रही हो, है ना, बार बार आग लग रही हो तो उसके कारणों के बारे में पता करना, और भी वहां पे से जैसे अवैध तस्करी होती है ना, तो उसको रोकना, उसके बारे में पता लगाना। बाकी सब चीजें इसी के अंतर्गत शामिल होगी, है ना, जंगलों की सुरक्षा करने के अंतर्गत। देखिए, आगे की बात करते तो अगले मुद्दे होते हैं प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण, है ना, प्राकृतिक, है ना, स्रोतों का संरक्षण, है ना, जिनसे हमें क्या चीजें मिलती है, प्राकृतिक सभी चीजें मिलती है। प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं, वन हो गए, छोटे वन क्षेत्र हो गए, झील क्षेत्र हो गया, तो इन्हीं सभी प्राकृतिक स्रोत क्षेत्रों का क्या करना, संरक्षण करना, है ना। इससे संबंधित कानूनों की रक्षा करना, कानूनों का उल्लंघन ना होने देना, कानूनों की रक्षा करना, है ना, कानूनों का उल्लंघन होने से रोकना, है ना। यहां पर क्या हो जाए, यहां पर किसी नागरिक के अधिकारों के हनन पर, है ना, किसी नागरिक के अधिकारों के हनन पर उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया करवाना, है ना। मतलब यहां पर क्या हो जाता है, आर्थिक सुरक्षा, है ना। आर्थिक सुरक्षा किसको देगा, मानव, है ना, मानव को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, जिससे क्या हो, उन्हें यदि कोई क्षतिपूर्ति होती है ना, तो जैसे जंगल की आग में, है ना, पास में रहने वाले व्यक्तियों के घर बार चल जाते हैं और बाकी तरफ बाढ़ आ जाती है, प्राकृतिक आपदाओं, इससे संबंधित भी ये कार्य
करेगा। ठीक है ना। एक और सबसे मुख्य अहम बात होती है यहाँ पर, जो लोगों के पास नहीं होती है, जागरूकता, है ना। पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर जागरूक करना लोगों को, उन्हें नई बातें बताना, जिससे क्या हो, वो पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर क्या हो, जागरूक हो, है ना, उनमें जागरूकता बढ़े और वो क्या करे, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए एकजुट होकर कार्य करे, है ना। है ना। और भी यहाँ पर अनुच्छेद 21 के तहत कार्य करना, जिससे जिससे क्या हो, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण लोगों को प्राप्त हो, है ना, स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त हो, जिसमें जीवन जीने का अधिकार उनका शामिल है ना। है ना। नुकसान नुकसान वाली गतिविधियां, है ना, नुकसान वाली गतिविधियों को क्या करना, रोकना। नुकसान वाली गतिविधियां मतलब जैसे कि बात कर रहे हैं हम, अवैध खनन हो रहा है ना, अवैध खनन हो रहा है, अवैध रूप से वनों को काटा जा रहा है, चंदन की तस्करी हो रही है, वहां से चंदनों को क्या काट कर ले जाया जा रहा है, तो बाकी सब चीजें हो रही है, तो इन सब चीजों को क्या करना, रोकना। इससे क्या हो जाए, होता है, इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित होता है। जैसे रेती का खनन किया जा रहा है, रेत एक जगह से ले जाकर सैंड को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह बेचा जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि हमारे जगह क्या होती, खराब होती है ना, लैंड फिलिंग के लिए भरना, उसको लैंड फिलिंग के लिए रेत ले जाना, बाकी सब चीजें। तो ये सब प्रावधानों के लिए कौन रोकेगा, एनजीटी हमारा कार्य करेगा, और एनजीटी इन सब प्रावधानों के लिए इसमें रोकेगा। देखिए आगे बढ़ते और शक्तियों के बारे में देखते हैं कि क्या क्या शक्ति इसे प्राप्त है। देखिए अब शक्ति के बारे में बात करें तो इसे महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है, हम इसके पहले भी देखते आ रहे हैं, है ना। हाई कोर्ट की शक्ति इसको प्राप्त है। यदि हाई कोर्ट की शक्ति प्राप्त है तो मतलब ये एक न्यायालय जैसा ही कार्य करेगा, है ना। ये क्या करेगा, कोई भी प्रावधान यदि चल रहा है तो उसमें आदेश पारित करेगा, उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। अब देखिए, अब मामले कैसे हो सकते हैं, है ना। मामलों की बात करें तो वो प्रत्यक्ष, है ना, और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकते हैं। ऐसे मामले जो प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है, हमारे पर्यावरण से संबंधित है, या तो अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंधित है, दोनों मामलों के बारे में क्या करेगा, ये संज्ञान ले सकता है, तो ये संज्ञान लेगा और उसके लिए कार्य करेगा, है ना। अब ये क्या है, ये एक वैधानिक निकाय है ना, वैधानिक निकाय के रूप में इसको बनाया गया है। यदि एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, तो वैधानिक निकाय है कौन, एनजीटी, है ना, और इसमें अपील भी की जा सकती है ना, अपील भी कर सकते हैं, है ना। तो वैधानिक निकाय है जिसमें क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है किसी भी मुद्दे से संबंधित। यदि किसी अपीली अधिकार शक्ति क्या होती है कि यदि किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो न्यायालय में अपील कर सकता है कि इन अधिकारों का हनन हो रहा है। जैसे पर्यावरणविद होते हैं, वो रहते कहीं और है ना, वो रहते कहीं और है और वो देखते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में क्या हो रहा है, पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं, यहाँ अवैध खनन हो रहा है और दूसरी एंड सो ऑन चीजें। ठीक है, तो उनके लिए ये क्या करेगा, सीधे कार्य करेगा और उसके लिए आपको सॉल्यूशन लाके देगा। ठीक है, तो ये याद रखिए कि एक अपीली न्यायालय है जिसमें कोई भी अपील कर सकता है। ठीक है, उसके बाद, है ना, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है ना। यदि कोई न्यायिक प्रक्रिया होती है जो किसके अंतर्गत शामिल है, न्यायिक प्रक्रिया संहिता, है ना, न्यायिक प्रक्रिया संहिता, है ना, 1908 न्यायिक प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जितने भी प्रावधान है ना, प्रावधान उल्लेखित है, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। वहां पर एनजीटी बाध्य नहीं। ये किससे संबंधित मुद्दे देखेगा, पर्यावरण से, है ना, ये संबंधित मुद्दे देखेगा पर्यावरण और उसी से संबंधित निर्णय अपने सुनाएगा। और इसके निर्णय अभी हम आखिरी में देखेंगे, इसके निर्णय बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे निर्णय दिए और उसमें बहुत काम भी आए हैं हमारे देश के लिए, है ना। किसी भी आदेश, निर्णय और अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि एनजीटी उन पर सैद्धांतिक रूप से लागू करे, है ना, सैद्धांतिक रूप से वो सभी चीजों को लागू कर सकता है, सैद्धांतिक रूप से लागू कर सकता है। जैसे अवधारणाओं के बारे में देखा गया हमने, सतत विकास,
ये एक सिद्धांत है सतत विकास का। तो वो किसी भी क्षेत्र में बोला जा सकता है, इस क्षेत्र में सतत विकास, यदि पेड़ों को काटा जा रहा है तो उतने ही पेड़ वापस, उससे दुगनी मात्रा में पेड़, है ना, उससे भी ज्यादा पेड़ क्या किया जाए, उस जगह पर लगाए जाए। यदि एक पेड़ काटा जा रहा है तो उसकी जगह 4 पेड़ लगाया जाए, जिससे वो क्या करे, आने वाली पीढ़ियों के लिए कारगर हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सीधे सीधे कार्य करे, है ना। उस निवारण, उस क्षेत्र में निवारण संबंधित प्रावधान भी दे सकता है कि इस चीज का निवारण किया ही जाए, इस चीज का निवारण किया ही जाए। जैसे कि हम बात करते हैं कि छोटे छोटे प्रावधानों की बात करते हैं, किसी क्षेत्र में कचरा कूड़ा हो रहा है, पर्यावरण को और कचरा कूड़ा जलाया जा रहा है वहां पर, तो उसका निवारण किया जा सकता है कि ये ट्रेंचिंग ग्राउंड पूरी तरीके से हटाया जाए, क्योंकि ये रहवासी क्षेत्र के अधिक नजदीक है, इससे पर्यावरण प्रदूषण और बाकी सब चीजें हैं, है ना। जंगलों में कैंप फायर लगाई जाती है, उसके कारण भी बहुत सारे प्रभाव इससे पड़ते हैं। तो ये सब चीजों का निवारण भी ये कर सकता है, ठीक है। फिर एक और चीज यहाँ पर पर्यावरण भुगतान, है ना। पर्यावरण भुगतान अर्थात यदि आप कुछ भी पर्यावरण को नुकसान करेंगे, है ना, तो उसके लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा। पर्यावरण से संबंधित कुछ भी आप नुकसान करते हैं तो उसके लिए भुगतान करेगा। जैसे 2012 की बात करें, 2012 में कचरा जलाने से, है ना, जो कचरा जलाया जाता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2012 से ही भारत में कचरा जलाने पर प्रतिबंध है कि आप बाहर कचरा इकट्ठा करके आप जला रहे हैं, आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, भुगतान करना होगा आपको पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित। ऐसे छोटे छोटे प्रावधान, ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रावधान भी उन्होंने दिए, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं बहुत जगहों पर, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये थे प्रमुख इसके प्रावधान, ठीक है। अब अधिकरण के आदेश के बारे में जान लेते हैं कि अधिकरण ने कितने, कौन कौन से, कैसे कैसे आदेश पारित किए हुए, है ना। आदेशानुसार वो कैसे कैसे कार्य कर सकता है। देखिए देखिए इन प्रावधानों में ये है कि जैसे पर्यावरण या अन्य प्रदूषण, है ना, अन्य प्रदूषण से क्या हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को क्या होती है, क्षति होती है ना, किसी भी व्यक्ति को क्षति होती है ना। मतलब क्या हुआ, उनका किसी प्रदूषित क्षेत्र में रहने से, पानी पीने से, या फिर पानी पिया हो, या फिर पर्यावरण जैसे धुआं उनके अंदर बहुत ज्यादा गया, उनसे किसी भी तरह की तकलीफ हो तो उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान करना, क्षतिपूर्ति उन्हें प्रदान की जाएगी, उन्हें उसके इलाज का खर्च दिया जाएगा, उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा वहां से, यदि स्थिति सुधार नहीं सकते हैं तो उस क्षेत्र से स्थानांतरित करके अन्य जगहों पर छोड़ दिया जाएगा, और उन्हें क्षतिपूर्ति, पैसे, अनुदान जो भी हो सकता है वो अपने कार्य करेगा, ठीक है। अब क्षतिपूर्ति में क्या हो सकता है, क्षतिपूर्ति यदि देता है तो वहां पर बहाली की जा सकती है किसी भी क्षेत्र की, है ना, या फिर पुनर्वास, है ना, पुनर्वास, यदि जंगलों में क्या हो गया है, उनके घर जली गए हैं, है ना, समाप्ति हो गए हैं, और उस क्षेत्र में वापस इन भविष्य में, है ना, फ्यूचर में वापस आग लगने की आशंका है, तो क्या हो सकता है, उस क्षेत्र से उनका पुनर्वास ही कर दिया जाए, उन्हें किसी और जगह पर ले जाकर रख दिया जाए, ठीक है। तो ये भी प्रावधान इसके अंतर्गत है ना। अब ये जो क्या करेगा, हमने पहले ही बता दिया, ये आदेश पारित करेगा, क्या करेगा, आदेश पारित करेगा, और हाई कोर्ट के आदेश के समान इसका कार्य किया जाना आवश्यक है। ये जो भी आदेश पारित करे उसे हाई कोर्ट के समान आदेश मानकर पारित किया जाना अत्यंत आवश्यक होगा यहाँ पर, है ना। ये वाली चीजें बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, है ना। जैसे अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कई नियमों का पालन करता है ना, नियमों का पालन करता है। जैसे नियमों का पालन करना, है ना, नियमों के आधार पर ये क्या कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है ना, जुर्माना लगा सकता है, किसी चीज पर कोई घटना हो रही है उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये सब कार्य इसके हैं। यदि जुर्माना लगाने की बात करें हम यहाँ पर, बात करें कि जुर्माना लगा सकता है, तो ये 10 करोड़ तक, है ना, 10 करोड़ तक क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति पर या फिर किसी भी संस्था, व्यक्ति, है ना, जहां पर प्रदूषण हो रहा है उसके ऊपर जुर्माना ये लगा सकता है 10 करोड़ तक। मतलब ये 1000 भी हो सकता है, 1000 का जुर्माना भी हो सकता है, 10,000 का जुर्माना भी हो सकता है, कितना भी जुर्माना, कहां तक,
10 करोड़ तक, ये 5 करोड़ तक का भी जुर्माना लगा चुका है अभी तक। ठीक है, आगे के देखते हैं कि यदि जुर्माना लगा सकता है ना, उसके अलावा दंड भी दे सकता है ना, दंड प्रदान कर सकता है, तो अधिकतम 3 वर्षों के लिए, है ना, अधिकतम 3 वर्षों के लिए। अधिकतम क्यों बोला, सबसे मैक्सिमम ये है, ये 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष के लिए, मैक्सिमम 3 वर्षों के लिए भी दंड प्रदान कर सकता है। मतलब अधिकतम 10 करोड़ और अधिकतम 3 वर्ष, है ना, अधिकतम 3 वर्ष, या तो ये दोनों, है ना, या तो तीसरा प्रावधान हमारा आ जाता है, दोनों दोनों भी प्रदान कर सकता है कि आपके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगा दिया और आपको 2 वर्ष की जेल भी हो गई, है ना, 2 वर्ष की कारावास में भी आपको डाल दिया गया है। तो ये दोनों प्रावधान ये कर सकता है ना, ये दोनों चीजें इसके अंतर्गत शामिल है। देखिए आगे के प्रावधानों के बारे में बात करें तो जो भी आदेश, निर्णय या विनिश्चय किसके द्वारा दिए जाते हैं, एनजीटी के द्वारा दिए जाते हैं। एनजीटी जो भी आदेश, निर्णय या विनिश्चय देगा उसके लिए 90 दिनों के अंतर्गत, है ना, 90 दिनों के अंतर्गत यदि हाईकोर्ट की तरह कार्य करता है, यदि हाईकोर्ट जैसे कार्य कर रहा है, तो 90 दिनों के अंतर्गत इसकी आप अपील कर सकते हैं। कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिनों के अंतर्गत इसके लिए अपील कर सकते हैं। यदि आप 90 दिनों के अंदर का अपील नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मामला आप कभी भी इसके लिए अपील नहीं कर पाएंगे। इसके लिए दी हुई है प्रावधान 90 दिनों का। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पर्यावरण से संबंधित सॉरी, पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों पर यह महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है। ठीक है, उन 7 कानूनों के बारे में हम देख लेते हैं, कौन कौन से 7 प्रमुख कानूनों पर यह कार्य करता है। ठीक है, 2 कानून है किससे संबंधित, जल से संबंधित, है ना, 2 कानून है जल से संबंधित। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है एक एक्ट, जल से संबंधित एक्ट के बारे में बात करेंगे तो जल से संबंधित कौन सा एक्ट है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण एक्ट। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण एक्ट 1974, है ना, में आया था। इसके अंतर्गत भी कार्य करता है क्योंकि जल से संबंधित कोई भी प्रदूषण होगा तो उसके लिए एनजीटी कार्य करेगा। दूसरा हो जाएगा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, निवारण और नियंत्रण उपकर, है ना, उपकर क्या है ये एक्ट, उपकर एक्ट के बारे में बात करेंगे 1977। इसके अंतर्गत भी कार्य करता है। उपकर मतलब एक कर लगा देगा, कर के ऊपर एक के अंतर्गत एक और कर होता है, छोटा सा कर होता है, जैसे जल कर होता है वैसे ही छोटा सा एक उपकर लगा देगा जो आपको प्रदान करना रहेगा, है ना। तो वो क्योंकि जल प्रदूषण से संबंधित जो भी जुर्माना लगाया जाएगा वो यदि ऐसा होता है, प्रदूषण होता है जल का, तो उससे संबंधित एक कर आपके ऊपर और लगा दिया जाता है। आप अत्यधिक मात्रा में भूमि का जल का उपयोग करना, है ना, भूमिगत जल का उपयोग करना, बोरिंग से पानी निकालना, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा टैक्स लगा दिया जाता है, बड़ी कंपनियों के बारे में, और ये घरों के संबंधित में तो नहीं है। ठीक है, आगे बात करते वन संरक्षण अधिनियम, महत्वपूर्ण है यहाँ पर वन संरक्षण, है ना, वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम हमारा 1980 का, है ना, उसके अंतर्गत भी ये क्या करता है, कार्य करता है, वनों का संरक्षण करेगा, है ना, वनों का संरक्षण करेगा। ठीक है, वनों में लगने वाली आग से संबंधित सुरक्षा और उसके संबंधित प्रावधान, इसमें 3 क्षेत्र होते हैं वन में, है ना। सबसे पहले कोर होता है, कोर क्षेत्र होता है ना, ये कोर क्षेत्र हो गया हमारा, ये होता है हमारा बफर क्षेत्र, और ये आउटर रीजन या बाहरी क्षेत्र होता है। ठीक है, कोर क्षेत्र में कोई भी अनुमति नहीं होती, तो वैसे ही पर्यावरण का संरक्षण करता है और इसके ऊपर भी निगरानी रखता है कि इस क्षेत्र में, कोर क्षेत्र में कोई भी ऐसी मानवीय गतिविधि ना हो जिससे क्या हो, पर्यावरण को हानि पहुंचे या फिर वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं पर कोई भी प्रभाव पड़े। ठीक है, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट, है ना, 1981 1981 में वायु प्रदूषण संबंधित एक्ट आया, है ना। पर्यावरण संबंधित तो हमने देख लिया। लोक दायित्व बीमा अधिनियम, लोक दायित्व बीमा अधिनियम ये कब का है, 1991 का है ना, उससे संबंधित भी कार्य करता है। जैव विविधता एक्ट, प्रमुख जैव विविधता एक्ट, है ना, कब आया ये, 2002 के अंतर्गत ये आया। ठीक है, इन 1 2 3 4 5 6 एक और कौन सा एक्ट छूट गया हमारा,
है ना। वन संरक्षण अधिनियम में वायु पर्यावरण संबंधी लोक दायित्व हो गया, वन संरक्षण अधिनियम हो गया, पर्यावरण संरक्षण, जल प्रदूषण के 2 हो गए, वन संरक्षण का 1 हो गया, वायु प्रदूषण हमारा हो गया, है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यहाँ पर एक और आ जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारा 1986 जो इसके अंतर्गत आया हुआ था। ये भी क्या हुआ, ये पूरे 7 एक्ट के लिए क्या करता है, ये 7 जो कानून दिए गए हैं उनके लिए भी ये कार्य करता है ना। अब इसमें एक चीज हम आगे देखेंगे कि किस एक्ट के तहत ये कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो ये 7 तो आप याद ही रखें, जल से संबंधित 2, है ना, वन संरक्षण, एक पर्यावरण संरक्षण, एक वायु प्रदूषण, एक बीमा और एक जैव विविधता, ये 7 के 7 एक्ट है जिसके अंतर्गत ये कार्य करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है, किसका, हमारे एनजीटी का, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित ही कार्य करता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण भूमिका में सबसे पहले आता है वनों के लिए कार्य करता है ना। वनों के लिए कार्य क्या क्या करता है, जैसे कटाई को रोकना, है ना, कटाई को रोकना, मृदा प्रदूषण, है ना, मृदा का जो ह्रास होता है, मृदा ह्रास को रोकना, मतलब वहां पर मिट्टी खोद कर ले जाई जा रही है, पेड़ों की कटाई करी जा रही है, तो उसके कारण अपने आप ही मृदा अपरदन होता है। उन सब चीजों को के बारे में भी जानना, और अपशिष्ट प्रबंधन, कौन सा, अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उनका भी प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, एनजीटी के द्वारा किया जाता है। ये प्रमुख कार्य है ना, है ना। ये विवाद समाधान, है ना, विवाद समाधान तंत्र के रूप में भी ये कार्य करता है ना। किसी क्षेत्र के लिए किसी स्रोत के बारे में हम बात कर लें, कोई जल स्रोत है ना, या फिर कोई वनों से संबंधित क्षेत्र है ना, वहां पर क्या हो जा रहा है, किसी 2 राज्यों के बीच में विवाद है ना, किसी भी स्रोत को लेकर या फिर किसी वन क्षेत्र को लेकर, किसी प्राकृतिक क्षेत्र को लेकर, तो उसके विवादों को भी निपटारा कौन करेगा, एनजीटी उसका भी निपटारा कर सकता है ना। अब एक और महत्व इसलिए बढ़ गया है, इसका महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हाई कोर्ट में जो मामले आते हैं, है ना, उसमें गिरावट आएगी। हाई कोर्ट में जो मामले आते हैं उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि हाई कोर्ट में निर्णय कौन दे देगा पहले ही, ये, और कितने दिनों के अंतर्गत, 6 माह के अंतर्गत हर निर्णय को, है ना, हर विवाद को खत्म कर देगा। इसलिए क्या हो जाएंगे, ये भार कम करता है। क्या कम करता है, भार कम करता है हाई कोर्ट से क्या कर देता है, भार कम कर देता है, और निम्नतम निर्णय वहां पर जाते हैं जो अन्य से भी संबंधित होते हैं, लेकिन उसमें यदि पर्यावरण से संबंधित मुद्दा होगा तो जरूर एनजीटी उसके अंतर्गत कार्य करेगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे और प्रावधान। ऐसे सभी प्रावधान करेगा, है ना, ऐसे सभी प्रावधान करना जिससे क्या हो, ऐसे सभी प्रावधान ये करेगा जिससे ऐसी चीजें हो सकती है कि जल्दी से निपटान करना, है ना, जल्दी से मामले का निराकरण करना, है ना, दोनों पक्षों की सुनवाई करना, है ना, सभी प्रावधान का निराकरण यहाँ पर ये करेगा, है ना। कैसे करेगा, तेजी से करेगा, तेजी से निराकरण करेगा उस चीज का, ठीक है। हाँ, एनजीटी ने कई मुद्दों पर, है ना, कई मुद्दों पर पर्यावरण का, है ना, पर्यावरण का संरक्षण करा है, पर्यावरण का संरक्षण करा है। जैसे गंगा नदी क्षेत्र की बात कर दे, है ना, हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली प्रदूषण की बात करें, सभी पर ऐसे निर्णय दिए हैं जिसके अंतर्गत कार्य करते हैं। लेकिन एक और प्रावधान है, ये हर बार मैं बताता आ रहा हूं कि हाई कोर्ट की तरह कार्य करता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय देता है ना, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निर्णय यदि देता है ये, ठीक है। तो यदि ये निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से दे रहा है तो क्या हो जाएगा, ये एकदम प्योरली वर्क करेगा, है ना तो किसी का पक्ष लेगा, और वह सिर्फ पर्यावरण के ही हितैषी होगा, पर्यावरण को उससे लाभ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर इसमें किसी मंत्रीगण का दबाव आ रहा है
है ना, या तो किसी और व्यक्ति का दबाव आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर एक और आ जाती है, क्योंकि इनके कार्यों में पहले ही बता दिया गया है कि इनकी पुनर्नियुक्ति वापस से पद पद पर नहीं रख सकते, है ना। तो इनको एक ही बार में कार्य करना है। ये इस साल जो कार्य करेगा बस इन्हीं कार्य खत्म हो जाएंगे यहीं पर, है ना। फिर अगला व्यक्ति जो आएगा वो कार्य करेगा और उसके भी कार्य एक ही बार में खत्म हो जाएंगे 5 वर्षों के अंतर्गत। इसीलिए क्या हो जाता है, यदि पद पर रहने की उनको स्वतंत्रता है कि 5 वर्ष तक आपको कार्य करना है, उसके बाद कोई दबाव नहीं है कि आप यहाँ से हट जाएंगे। और अन्य जगह पर भी आपको कोई लालच देकर कि हम आपको हमारा कार्य कर दीजिए तो हम आपको अन्य पद पर आसीन करेंगे, या फिर कोई पद का लालच नहीं दे सकता। इसीलिए स्वतंत्र निष्पक्ष निर्णय देने के लिए जिम्मेदार है अपना। ठीक है, अन्य चुनौतियों के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा हमारी चुनौतियों को देखना। चुनौती के अंतर्गत सबसे प्रमुख आता है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, है ना। अब ये जो प्रावधान है ये इसके अंतर्गत बहुत बाधा पहुंचाता है। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंतर्गत नहीं आता, एनजीटी के अंतर्गत ये कानून नहीं आता है ना। वो 7 के अंतर्गत ही कार्य करता है, उसके अंदर कोई 8वां प्रावधान नहीं है। तो ये वन्य जीवों से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करता है। यदि किसी क्षेत्र में कुछ पर्यावरण से संबंधित ह्रास हो रहा है, वहां से किसी जीवों का पलायन हो रहा है, या फिर दूसरी चीजें, जीवों से संरक्षण से संबंधित कार्य नहीं कर सकता, उससे संबंधित निर्णय भी नहीं देता है ना। निर्णय भी नहीं देगा, यदि कार्य नहीं करेगा तो निर्णय भी उससे संबंधित नहीं देगा। दूसरी बात आती है कि ये 6 माह में निर्णय नहीं दे पाता, क्योंकि कार्यवाही का संचालन नहीं हो पाता है। कार्यवाही का संचालन नहीं हो पाता है, उसके सामने गवाह नहीं आ पाते हैं, बहुत सारी अड़चनें आ जाती है, दूसरे केस चल रहे होते हैं। पहले ही भारत में केस बहुत है, बहुत सारे केस चल रहे होते हैं। उस आधार पर क्या हो जाता है, इनका निर्णय 6 माह के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, 6 माह में ये अपना निर्णय नहीं दे पाते। ठीक है ना। अब अन्य न्यायालयों से मतभेद, है ना। अन्य न्यायालयों से मतभेद की स्थिति आ जाती है। यदि मतभेद की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही हाई कोर्ट के समान कार्य कर रहे हैं, और ऐसा कोई मामला जो मानव से संबंधित है, ह्यूमन से संबंधित भी है, और किससे, नेचर से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित भी है, तो दोनों न्यायालय एक हाई कोर्ट में भी चलेगा, एक हाई कोर्ट में भी चलेगा ये निर्णय, और दूसरा वो कहाँ चलेगा, एनजीटी में भी चलेगा, है ना। एनजीटी में भी ये निर्णय चलेगा। तो दोनों जगह क्या हो जाता है, दोनों में सजा का मतभेद हो जाता है और दूसरी सब चीजें हो जाती है। तो इन प्रावधानों के आधार पर क्या हो जाता है ना, कुछ चुनौतियां इसके सामने पेश होती है। ठीक है, अब जो मुआवजा देते हैं, है ना, मुआवजा देते हैं, तो मुआवजा का कोई निर्धारण नहीं, मुआवजे का कोई निर्धारण नहीं है ना। लगभग आपको 1 लाख भी मिल सकते हैं, 2 लाख भी मिल सकते हैं, और कुछ भी, यदि आपकी 50 लाख की संपत्ति भी क्या हो गई है, क्या जल गई है या फिर खराब हो गई है, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 लाख की संपत्ति का भी नुकसान हुआ है, और यदि आपको यहाँ पर 1-2 लाख रुपए मुआवजा मिल गया, तो उसमें कुछ भी आपके लिए तो कुछ भी नहीं रहा हाथ में। इसीलिए क्या हो जाता है, मुआवजे का कोई प्रावधान निश्चित यहाँ पर नहीं है। ठीक है, 6 माह में तो मामलों का निपटान हो ही नहीं पा रहा है, तो इसीलिए निर्णय में क्या हो रही है, सटीकता नहीं आ पा रही है, कहीं पर छुप जाते हैं, है ना। क्या चीज, हमारे जैसे कहीं कहीं पर क्या क्या हो जाता है, न्याय में गलती हो जाती है। गलती इस हिसाब से हो जाती है कि कुछ गवाह रहते हैं, वो पलट जाते हैं लंबे समय के आधार पर, फिर समझौता हो जाता है, दूसरी सब चीजें हो जाती है और बाकी सब चीजें। ठीक है, तो बहुत सारे गवाह पलट जाते हैं, इसलिए निर्णय सटीक नहीं आ पाते। तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा। इसकी जो क्षेत्रीय पीठें हैं, ठीक है, अधिक होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे मामले होते हैं। क्षेत्रीय पीठें क्या होनी चाहिए, अभी तक हमने क्षेत्रीय पीठों के बारे में बात करा तो 4 पीठें हमने देखी थी, है ना। तो उस आधार पर इनका कार्य पूर्ण रूप से नहीं चल पाता। ठीक है, मामले इतने सारे हैं तो उस आधार पर कार्य नहीं हो पाता है और मामले लंबित पड़े रहते हैं, है ना। तो ये इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां है ना, जो जिसका इनको कार्य करना पड़ता है, जिस पे इनको कार्य करना पड़ता है। हाँ, एक और चीज आ जाती है आलोचना, है ना। ये आलोचना इस आधार पर बर्दाश्त करते हैं, है ना, झेलते हैं कि इन्होंने कुछ निर्णय दिया, है ना। यदि यहाँ पर कुछ निर्णय दिया गया
तो वो निर्णय किस आधार पर दिया गया? पर्यावरण के आधार पर निर्णय दिया गया, पर्यावरण के आधार पर। लेकिन वो अन्य आधारों पर भी वहां पर क्या सजा दी जा सकती थी? वहां पर मुआवजा कम भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था, सजा अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, दोनों चीजें यहाँ पर शामिल है। इसीलिए क्या हो जाता है, ये विवादों में भी घिरा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखते हैं ऐतिहासिक निर्णय, एक प्रमुख रूप से ऐतिहासिक निर्णय दिए हुए हैं इसमें, है ना। तो हम शुरू करेंगे 2012 से, है ना। 2012 से पॉस्को पॉस्को एंड ओडिशा, है ना, पॉस्को और उड़ीसा सरकार के मध्य क्या हुआ था, एक समझौते को निरस्त कर दिया, है ना। समझौते को क्या कर दिया इसने, निरस्त कर दिया था। उसके बाद 2012 में ही, हमने आपको पहले ही बताया था, 2012 में खुले में कचरा, है ना, खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। खुले में कचरा अब कहीं भी नहीं जलाया जाता है, उसके ऊपर सीधे सीधे आपके ऊपर जुर्माना है। अभी कोविड काल में, कोविड के समय में बोला जाता है कि जैसे घर पर जो क्वारंटाइन होते हैं तो पीपीई किट को दूर ले जाकर जलाया जाए, है ना। लेकिन सुरक्षा आदेशों के आधार पर इन्हें क्या जलाना चाहिए, दूर ले जाकर जलाना चाहिए। लेकिन इन्हें यदि दूर ले जाकर बाहर जलाया जाता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर नगर निगम, है ना, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गई, ये खुले में कचरा जलाने से रोकती है, वो इन्हीं नियमों का पालन करती है, एनजीटी के, है ना। वहां पर यही सब खुले में यदि कचरा जल रहा है तो उनका सब पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और उस आधार पर हम थोड़ा सा असुरक्षित हो जाते हैं यदि हम गृह क्षेत्र के पास में कचरा जलाएंगे तो। ठीक है, इसकी निपटान के लिए भी बहुत सारे तरीके, लेकिन अभी फिलहाल तो यही बताया गया था, क्योंकि अभी व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई थी। ठीक है, 2013 की बात करते, 2013 में, है ना, अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिट, है ना, सॉरी, अलकनंदा अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड के याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने का आदेश दिया था, है ना, मुआवजा देने का आदेश दिया था। ठीक है, ये एक डैम बनाया गया था। ठीक है, कहां पर, अलकनंदा नदी पर, उत्तराखंड में। अब वहां पर आसपास के क्षेत्र कैसे हो गए, डूब गए, है ना। यदि एक डैम बना दिया तो पूरे क्षेत्र में इतना पानी भर जाएगा पीछे की तरफ, है ना, डैम बना दिया, पानी क्षेत्र भर जाएगा, तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी डूब गए थे, तो उनको मुआवजा देने के लिए यहाँ पर, है ना, बोला गया अलकनंदा, है ना, हाइड्रो पावर लिमिटेड को। ठीक है, 2013 में ये निर्णय लिया गया था। 2015 की बात करें, है ना, दिल्ली में, है ना, दिल्ली में बात किया गया था, 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल, है ना, डीजल वाहन पर रोक लगा दी थी, है ना, क्योंकि प्रदूषण अत्यधिक बढ़ता जा रहा था, उस पर क्या लगा दी, पूरी तरीके से रोक लगा दी, है ना। मतलब 10 वर्ष से पुराने, मतलब आज की यदि हम बात करें 2021, तो 10 वर्ष पुराने, मतलब यहाँ पर 2011 से यदि पुराना कोई डीजल व्हीकल आ रहा है दिल्ली में, तो उसके ऊपर क्या कर दी जाएगी, रोक लगा दी जाएगी, है ना। वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे जैसे इंजन पुराना होता है प्रदूषण की मात्रा उसमें से बढ़ती जाती है ना, और अन्य प्रावधान उसमें होते हैं, अन्य चीजें भी होती है। 2017 की बात करें, है ना, मैं दिल्ली में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग, है ना, फेस्टिवल के दौरान पर्यावरण की अनदेखी, है ना, पर्यावरण की इनके द्वारा अनदेखी की गई, और 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। कितने का, 5 करोड़ का इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया, और जुर्माना को एनजीटी ने वसूला, एनजीटी द्वारा, है ना। दिल्ली में हुआ था ये प्रोग्राम, तो दिल्ली में इस जुर्माने को वसूला गया आर्ट ऑफ लिविंग के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर थे हमारे प्रमुख सभी प्रावधान, किससे संबंधित, एनजीटी से संबंधित, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इसी में ही सब प्रावधान और पूरे एक्ट इसके अंतर्गत शामिल है। तो आप बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ। थैंक यू सो मच।